नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। केवल दिखावटी कार्रवाई को लेकर हरीश अश्विन कॉलोनी के नागरिक संतप्त। अतिक्रमण हटाओ विभाग के अधिकारियों की सेटिंग को लेकर विविध चर्चा शुरू। शिवसेना सांसद की गद्दारी को लेकर वाशिम में शिव सैनिक आक्रामक। सांसद के पोस्टर पर शिव सैनिकों ने मारे जूते। अमरावती विधान परिषद चुनाव में 95% से ज्यादा वोटिंग। कांग्रेस की उलझन से भाजपा उम्मीदवार को जीत का विश्वास। शहर के कुम्हारी परिसर के तालाब में मिला युवा इंजीनियर का शव। हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच। बड़े व्यापारी रातों रात गुटखे का माल कर रहे गायब, जबकि अधिकारियों के मुताबिक शहर में कार्रवाई जारी। अब समाचार विस्तार से। महापालिका ने आखिरकार एसआर पाटिल कॉलेज के गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई की है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अब गंभीर आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावटी है। इन सभी मामलों में जोन अधिकारी और अतिक्रमण हटाने वाले अधिकारियों की जांच की जरूरत जताई जा रही है। महापालिका ने बुधवार शाम को पुलिस की मदद मिलते ही हरीश कॉलोनी में एसआर पाटिल कॉलेज के गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन पर 1 घंटे के लिए कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई की धीमी रफ्तार और तरीके ने अब स्थानीय लोगों को महापालिका प्रशासन और अतिक्रमण विभाग की नीयत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। असल में अतिक्रमण विभाग तय समय से काफी देर से यानी दोपहर 2 बजे मौके पर पहुंचा। उसके बाद अधिकारियों ने दोपहर 3 से 3:30 बजे तक सिर्फ जगह की गिनती और दूसरे तकनीकी मामलों में ही समय बिताया। शाम 4 बजे के बाद भी कार्रवाई शुरू न होने पर जब नागरिकों ने पूछा तो कारण बताया गया कि हमेशा की तरह पुलिस सुरक्षा नहीं थी। आखिर में महापालिका के इस टाइम पास से तंग आकर स्थानीय नागरिकों ने खुद ही पहल की। नागरिकों ने संबंधित पुलिस स्टेशन और पीएसआई को फोन करके पुलिस को सुरक्षा के लिए बुलाया। पुलिस आने के बाद असल कार्रवाई शाम करीब 4:45 पर शुरू हुई, लेकिन यह सिर्फ शाम 6 बजे तक चली, यानी सिर्फ 1 घंटे तक। इस 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान महापालिका ने सिर्फ ऊपरी पैरापेट दीवार और सामने के छोटे मोटे हिस्सों को गिराया और जगह खाली कर दी। विदर्भ ग्रामीण एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने 324 स्क्वायर मीटर का अतिरिक्त और बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन किया है, जबकि नियमों के मुताबिक उसे सिर्फ 141 स्क्वायर मीटर की मंजूरी मिली थी और महापालिका ने खुद साबित कर दिया है कि उसने 324 स्क्वायर मीटर का अतिरिक्त और बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन किया है। कॉलेज की पूरी गैरकानूनी जगह जो एक ओपन स्पेस पर बनी है, उसे गिराने की उम्मीद थी, लेकिन मनपा प्रशासन ने सिर्फ समय बिताने के लिए जल्दबाजी में कार्रवाई की, ऐसा आरोप परिसर के नागरिकों ने लगाया। आम्ही जी आता वृत्तपत्रात पाहिले किंवा एसआर पाटीलवर कारवाई आणि जमीनदोस्त झाले, परंतु मुळात आहे किंवा जे 465 पैकी 324 स्क्वेअर मीटर जे अनधिकृत आहे अगदी तितकं पाडावं नियमानुसार आमचं असं म्हणणं होतं, परंतु दिवसभर सांगितल्याप्रमाणे दिवसभर वेळ काढूपणा झालेला आणि शेवटी एका तासात जे कारवाई केली अगदी थोडीशी पॅराफूट तोडायची आणि समोरचा काच तोडायचा एवढीच झालेली आहे। परंतु आणि त्याच्यात मग अशी न्यूज येते की जमीनदोस्त म्हणजे लोकांना पण हा चुकीचा मेसेज जातोय, भ्रमित करतायत। परंतु कारवाई पुन्हा व्हावी, पूर्ण नियमाने कारवाई यासाठी आम्ही निकाळे साहेबांना भेटायला गेलो होतो आणि आम्ही तशी पुन्हा जाऊन आम्ही निवेदन देणार आहे। तरी आम्हाला अपेक्षा की ही कारवाई पुन्हा नियमाने होईल। धन्यवाद। काल मनपा प्रशासनाच्या वतीने ते संबंधित अनधिकृत इमारतीवर कारवाई होणार होती, पण मुळात कारवाई करण्याकरिता अतिक्रमण विभाग हा साधारणतः दुपारी 2 वाजता पोहोचला आणि 2 वाजता आल्यानंतर म्हणजे जे 12 वाजता यायला पाहिजे होते ते 2 वाजता आले। 2 वाजता आल्यानंतरही
मोजणी करण्यात आणि या सगळ्या गोष्टीत त्यांनी जवळपास 3-3:30 वाजवले आणि त्याच्यानंतर आता आम्हाला सगळं कॉलनीवासियांना वाटलं की हे कारवाई करतील पण जसं दिसलं की 4 वाजले पण अजून कारवाई का होत नाही आहे, तर असं लक्षात आलं की पोलीस बंदोबस्त तिथे आलेला नाही आहे आणि पोलीस बंदोबस्त आल्यावर आम्ही कारवाई करू असं त्यांच्यातर्फे सांगण्यात आलं. मग आम्ही त्यांना म्हटलं तुम्ही तर पत्र दिलेलं आहे, कारवाई पोलीस तर यायला पाहिजे. पण नाही, आमचं बोलणं सुरू आहे. शेवटी आम्ही 112वर फोन लावला, संबंधित पोलीस स्टेशनला फोन लावला, PSIना फोन लावला. त्याच्यानंतर तिथे पोलीस आले आणि साधारणतः 4:45 वाजता ही कारवाई सुरू झाली आणि फक्त 1 तास ही कारवाई चालली 6 वाजेपर्यंत. आता प्रश्न याच्यामध्ये असा निर्माण होतो की मागच्या 4 तारखेला जेव्हा तुमची या संदर्भात कारवाई होती तेव्हा तुम्हाला पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही म्हणून तुम्ही कारवाई केली नाही आणि काल तुम्ही बिना पोलीस बंदोबस्ताचे पूर्ण ताफा घेऊन तुम्ही तिथं उपस्थित राहता. हा आम्हाला सर्वांना पडलेला प्रश्न आहे. कारवाई तर पूर्ण व्हायला पाहिजे होती, पण जे आमच्या अपेक्षेनुसार जेवढं पूर्ण स्क्वेअर फीट पडायला पाहिजे नियमानुसार, ते जे अनधिकृत आहे तेवढं बांधकाम पडायला पाहिजे, ते काही पडलेलं नाही अनधिकृत बांधकाम. पण आमची अपेक्षा आहे की नियमानुसार जी काही कारवाई व्हायला पाहिजे ती झाली पाहिजे. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है. यवतमाल वाशिम लोकसभा सीट से सांसद संजय देशमुख के कथित दल बदल और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़कर शिंदे सेना में शामिल होने की खबरों ने जिले की राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. इस घटनाक्रम से आहत वाशिम के शिव सैनिकों ने आज सड़कों पर उतरकर अपना जोरदार विरोध दर्ज कराया. राजीनामा द्या! संजय देशमुख राजीनामा दे! राजीनामा दे! वाशिम शहर के मुख्य छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए शिव सैनिकों ने सांसद संजय देशमुख के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने गद्दार सांसद का धिक्कार हो और संजय देशमुख हाय हाय के जमकर नारे लगाए. सांसद की गद्दारी से संतप्त कार्यकर्ताओं ने सांसद की छवि पर कालिक पोती और सार्वजनिक रूप से उनके पुतले को जूतों से पिटा. इस दौरान शिवसेना जिला प्रमुख ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मतदाताओं ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना भरोसा जताकर सांसद को चुना था, लेकिन उन्होंने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात कर पार्टी से गद्दारी की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यवतमाल वाशिम की जनता इस विश्वासघात को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी समय में दल बदलू सांसद को इसका करारा जवाब दिया जाएगा. गद्दार खासदार संजय देशमुख आज शिंदे गटात त्याचं विलीनीकरण होणार झालेलं आहे. त्यामुळे आज आम्ही शिवसेना वाशिम जिल्ह्याच्या वतीने, शिवसेना महिला आघाडी, युवती सेना, युवा सेनेच्या वतीने आज आम्ही त्यांना जोडमारो आंदोलन केलेलं आहे. आज आमचीच खंत नसून या 5,90,000 ज्या जनतेने इथं मतदान दिलेलं आहे त्या मतदानाला आज त्यांनी जी तिलांजली दिलेली आहे, त्या मतदाराचा विश्वासघात केलेला आहे. पुन्हा हातावर भाकरी, बेसन भाकरी खाऊन आमच्या शिवसैनिकाने, सर्व बहुजन समाजातील लोकांनी, सर्वजण मारवाडी समाज असेल, ब्राह्मण असेल, गुजराती असेल, मुस्लिम असेल, बौद्ध असेल, माळी समाज असेल, सर्व बहुजन समाज त्यांनी आपल्या अहोरात्र मेहनत करून समोरच्या धनदागड्या उमेदवारांनी 100 कोटी खर्च करून फुकटामध्ये संजय देशमुखला आज वाशिम जिल्ह्याच्या शिवसेनेने निवडून दिलेला आहे. आज आम्ही ह्या खासदाराचे असे कर्तृत्व पाहून आम्हाला लाज वाटू राहिली की आम्ही कोणत्या माणसाला इथं निवडून दिलेलं आहे. आम्ही महिला जरी असलो तर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही हातावर बेसन भाकरी खाऊन जसं काय आम्ही अहोरात्र मेहनत घेतली. आमच्या 18 पगड जातीतल्या सर्व जातीवासियांनी यांना निवडून दिलेलं आहे आणि एवढी 1 लाखाच्या वर मतदान याला न ओळखता या अशा माणसानं हे कृत्य केलेलं आहे. यांनी राजीनामा द्यावा आणि नंतर दुसऱ्या पक्षात पदार्पण करावे अशी आमची सगळ्या शिवसैनिकांची मागणी आहे. आणि जर या नंतर जर तो पदार्पण केल्यावर शिवसेनेत शिंदे गटात जर त्यांनी पदार्पण केल्याच्या नंतर जर वाशिम जिल्ह्यात त्याची गाडी किंवा तो कुठेही आढळला तर गाडी सगळं त्याला फुकून देऊ अशी आमची आर्त. इस उग्र प्रदर्शन के कारण शहर के मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए बाधित रही. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. आंदोलनकारियों ने पूरी शांति और अनुशासन के साथ अपना विरोध प्रदर्शन संपन्न किया. संजय देशमुख के इस कदम को ठाकरे गुट के लिए लोकसभा चुनाव के बाद का एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे जिले की स्थानीय राजनीति में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं. अमरावती विधान परिषद मतदार संघ के लिए दोपहर 3 बजे तक 95% से ज्यादा मतदान होने की जानकारी प्राप्त हुई है. चुनाव में विपक्ष की उलझन को देखते हुए महायुति अर्थात भाजपा के खेमे में जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है.
आज गुरुवार 18 जून को अमरावती जिले के 7 मतदान केंद्रों पर विभिन्न निकाय संस्थाओं के कुल 451 निर्वाचित सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियां कड़ी सुरक्षा में नियोजन भवन स्थित स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, जबकि मतगणना 22 जून को नियोजन भवन में ही होगी। लेकिन इस चुनावी मुकाबले से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की रणनीति को लेकर चल रही थी। मतदान से चंद घंटे पहले तक कांग्रेस अपने मतदाताओं को स्पष्ट राजनीतिक दिशा नहीं दे सकी। ऐसे में 451 मतों वाले इस चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न यही बन गया है कि 120 मतों वाली कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के कुल मिलाकर 153 वोट आखिर किस दिशा में गए, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार हर्षित देशमुख के 9 जून से अस्पताल में भर्ती हो जाने के कारण स्थानीय कांग्रेस नेताओं की बड़ी फजीहत हो गई है और पहली बार इस तरह के चुनावी मुकाबले में अब कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगी है। यदि भाजपा के उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल को अपेक्षा से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो कांग्रेस खेमे में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग हो सकता है। आज मतदान शुरू होते ही महायुति के उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल तथा वंचित बहुजन के उम्मीदवार DR नीलेश विश्वकर्मा ने भी मतदान केंद्रों को भेंट दी। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए इस बार भी राजनीतिक दल अपने अपने मतदाताओं पर नजर बनाए हुए थे। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज थी कि कांग्रेस के भीतर एक वर्ग वंचित बहुजन के उम्मीदवार नीलेश विश्वकर्मा के समर्थन की पैरवी कर रहा है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में मतदान के दौरान मतों का वास्तविक रूप क्या रहेगा, इसे लेकर राजनीतिक उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है। इससे कांग्रेस खेमे में असमंजस और कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर महायुति के उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल को लेकर भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक विपक्षी खेमे में संभावित असंतोष और मत विभाजन का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। इस चुनाव में हर वोट महत्वपूर्ण होने के कारण भाजपा ने अंतिम समय तक सक्रियता बनाए रखी थी। विपक्ष की उलझन को देखते हुए महायुति के उम्मीदवार प्रवीण पोटे पाटिल भारी वोटों से चुनकर आएंगे, ऐसा विश्वास अमरावती महापालिका के स्थायी समिति सभापति और सभागृह नेता ने व्यक्त किया। अमरावती विधान परिषद मतदारसंघासाठी या ठिकाणी महापालिकेच्या नगरसेवकांचं मतदान केंद्र 6वर होत आहे। आपल्यासोबत या ठिकाणी अमरावती महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती अविनाश मार्डीकर साहेब आहेत। तसेच या ठिकाणी महापालिकेचे सभागृह नेते चेतन गावंडे आपल्यासोबत आहेत। चेतन भाऊ, काय सांगणार, काय उत्साह होता निवडणुकीमध्ये आणि कशी स्ट्रॅटेजी राहिली आहे आणि काय आपण यासाठी प्रयत्न केले? लोकशाहीमधला आजचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस राहिलेला आहे, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आम्ही सदस्य आहे आणि आमच्या सदस्याच्या माध्यमातून विधान परिषदेमध्ये एक आमदार निवडून जातो, जो सभागृहामध्ये या महानगरपालिकेच्या डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात ज्या समस्येच्या बाबतीत राज्य सरकारसोबत समन्वय करतो। त्यामुळे आम्हाला मतदान करताना अतिशय आनंद होत आहे। भारतीय जनता पक्षाचे जे अधिकृत उमेदवार प्रवीण भाऊ पोटे आहेत ते प्रचंड बहुमताने या ठिकाणी निवडून येईल। महायुतीच्या सर्व नगरसेवकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे। या ठिकाणी आपल्यासोबत स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर आहेत। महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचाही महत्त्वाचा या ठिकाणी सहभाग राहिलेला आहे। काय सांगाल, किती टक्के मतदान झालं आणि काय कसं राहिली? देशाच्या लोकशाहीमध्ये आणि महाराष्ट्रात ही विधान परिषदेची निवडणूक आहे, ही अतिशय महत्त्वाची निवडणूक आहे। अमरावती महानगरपालिकेच्या विकासासाठी खऱ्या अर्थानं आमचा प्रतिनिधी तिथे जाते आहे। तो प्रतिनिधी असा असला पाहिजे की जेणेकरून महानगरपालिकेच्या संदर्भातल्या, नगरपालिकेच्या संदर्भातल्या म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सगळ्या समस्या त्यांना माहिती असल्या पाहिजे आणि त्या समस्येवरती फुंकर घालण्यासाठी प्रतिनिधी त्या धर्तीचा तिथे असला पाहिजे। म्हणून महायुतीचे उमेदवार प्रवीण भाऊ पोटे हे अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं काम करणारं नेतृत्व आहे। चांगले म्हणजे व्यवस्थितपणे कशा पद्धतीनं सगळ्यांना विकासाला गती द्यायची या संदर्भातला निर्णय घेणारा नेते आहे। म्हणून महायुतीनं दिलेले जे उमेदवार आहेत प्रवीण भाऊ पोटे यांच्या पाठीशी मला असं वाटतं की महायुती जे महानगरपालिकेमध्ये सत्तेत आहे त्या सर्व सन्मान्य सदस्यांनी मतदान केलं आहे। आमचंही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं मतदान पूर्ण झालेलं आहे। सत्तेसोबत असलेले जेही घटक पक्ष आहेत त्यांचंही सगळ्यांचं मतदान झालं आहे। त्यामुळे 100% महायुतीचे उमेदवार आदरणीय प्रवीण भाऊ पोटे हे निवडून येतील याची आम्हाला खात्री आहे। या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे।
महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा आणि इतर पक्षांनी त्यांचं चांगलं जोमानं काम केलेलं आहे. मी संदीप मानकर, RRC नेटवर्क, जिला प्रतिनिधि अमरावती. गुरुवार सुबह कुम्हारी परिसर के तालाब में एक अज्ञात युवक का शव पानी में तैरता दिखाई दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी. घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई. शहर के MIDC परिसर अंतर्गत आने वाले कुम्हारी तालाब में आज गुरुवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव पानी में तैरता दिखाई दिया. सुबह सुबह परिसर में मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों को यह दृश्य दिखाई दिया. इसके बाद नागरिकों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी. मृतक के शरीर पर काली पैंट, सफेद टी-शर्ट दिखाई दे रहा था तथा उसने सफेद जूते भी पहने थे. घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ गई थी. तालाब के भीतर अभी भी लबालब पानी भरा है. मृतक की बॉडी को बाहर निकालने का पुलिस ने प्रयास शुरू किया था. खबर की जानकारी परिसर में फैलते ही घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ गई थी. पुलिस ने शव को बाहर निकाला. मृतक की शिनाख्त होने पर जानकारी मिली है कि यह मृतदेह शांतनु मोरे नामक 18 वर्ष युवा इंजीनियर का है, जो अकोला के कौलखेड़ का रहने वाला था. यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है. जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय शहर में फूड एंड ड्रग विभाग तथा गुटखा माफियाओं के बीच अर्थपूर्ण संबंध होने का शक अब गहरा रहा है. बुधवार को पुराना शहर परिसर में कार्रवाई के नाम पर की गई नौटंकी के कारण फूड एंड ड्रग विभाग के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान निर्माण हो रहा है. जानकारी सामने आई है कि पुराना शहर के सोनटक के प्लॉट में छापा मारना सिर्फ एक ड्रामा था. अकोला में फर्जी छापे मारकर गुटखा माफियों को अलर्ट करने का धंधा चल रहा है, ऐसा आरोप हो रहा है. गुटखा माफियों को बचाने का यह खेल नया नहीं है. बुधवार को पुलिस और फूड एंड ड्रग प्रशासन की टीम पुराने शहर के सोनटक के प्लॉट इलाके में बड़ी कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही गुटखा गायब हो गया था. कार्रवाई की सीक्रेट जानकारी कैसे लीक हुई? क्या अधिकारी खुद गुटखा माफियों को पहले से अलर्ट तो नहीं करते हैं? इस पाप को उजागर करने के लिए अब अधिकारियों और ड्राइवरों के मोबाइल कॉल डिटेल्स चेक करने की तुरंत जरूरत आ गई है. पक्की जानकारी थी कि मोहम्मद नाम का एक व्यापारी पुराने शहर के सोनटक के प्लॉट में एक अंडे की दुकान के जरिए प्रतिबंधित गुटखा की कालाबाजारी कर रहा था. बड़ा पुलिस बंदोबस्त होने के बाद भी फूड एंड ड्रग प्रशासन के अधिकारियों ने वहां कार्रवाई क्यों नहीं की? यह पता लगाना जरूरी है कि मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई को किसने दबाव में आकर टालने का काम किया. आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विक्रम शर्मा द्वारा फूड एंड ड्रग विभाग के सहायक आयुक्त देवानंद वीर से की गई बातचीत. तर मला हे सांगा की ज्या कारवाई सध्या चालू आहेत गुटख्यांवर विशेष, आपल्या अकोल्यामध्ये का बरं तेवढ्या कारवाई होत नाही आहेत? आपल्या अकोल्यामध्ये एप्रिल आणि मे महिना म्हणजे आजपर्यंत जवळपास आपण 12 कारवाया केलेल्या आहेत आणि आपल्याकडे केवळ 2च अधिकारी आहेत अकोला जिल्ह्यासाठी. मनुष्यबळाची कमतरता म्हणा, त्यामुळे या कारवाया कमी दिसत आपल्याला. तरी पण 12 म्हणजे खूप कारवाया झाल्यात एका महिन्यामध्ये, 2 महिन्यांमध्ये. सर, छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांवर कारवाया होतात, पण जे मोठे व्यापारी आहेत, जे लपून बसलेले आहेत, जिथून माल यांच्याकडे पोचतो, अशा लोकांवर कारवाई होत नाही आहे. काय कारण असेल? काय होतं माहिती आहे का, की असे लोक सापडत नाहीत. एक तर रात्री उशिरा काम करत असावेत ते, किंवा ते समोर काम करीत नसावेत असं आहे. आता ज्या अधिकाऱ्यांना ज्याप्रमाणे माहिती मिळते त्याप्रमाणे अधिकारी जाऊन कारवाया करत असतात तिथे. काही विशिष्ट परिसर आहेत सर ज्यांच्याकडे अजिबात कारवाई करण्याला कोणीच जात नाही. काय कारण आहे सर? भीतीचं वातावरण आहे की काय? नाही, असं म्हणणं योग्य होणार नाही. कारण आमचे अधिकारी किंवा मी त्यांच्यासोबत कधी जातो. जसं काल आम्ही एका परिसरामध्ये गेलो होतो, परंतु सापडून नाही आला. असा विषय कुठलाच नाही की हा परिसर तो परिसर. जिथे माहिती मिळेल तिथे आपण कारवाईसाठी जात असतो अधिकारी. वीर शिरोमणि राष्ट्रीय गौरव तथा क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अकोला शहर में समस्त राजपूत समाज की ओर से विविध सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई. शाम के समय निकाली गई शोभा यात्रा में राजपूत समाज बांधव अपनी वेशभूषा धारण कर बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. सुबह महाराणा प्रताप बगीचा स्थित महाराणा प्रताप के भव्य पुतले पर फूलमाला चढ़ाकर और पूजा पाठ के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ. इसके बाद आनंद सिंह जी रघुवंशी के हाथों ध्वजारोहण किया गया. हर साल की तरह इस साल भी परमार परिवार ने मौजूद समाज के लोगों के लिए चाय नाश्ते का उत्कृष्ट इंतजाम किया था.
इस कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई जाने माने लोग शामिल हुए। इनमें सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, पार्षद उषा विरक, जयंत मसने, कल्पना गोटफोड़े, किशोर मांगटे पाटिल, डॉक्टर अजय सिंह चौहान, विनोद सिंह जी ठाकुर, बादल सिंह जी ठाकुर और बालापुर से बलवीर सिंह, करण सिंह ठाकुर के साथ समाज के कई जाने माने लोग शामिल थे। रणधीर दिल्ली में आए थे और तभी महाराणा प्रताप जी के जो वंशज हैं रानी महिमा कुमारी जी, इनसे रणधीर की भी मुलाकात हुई थी और तभी उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो भी जो एक रिश्ता है वो पता चला। हमारे यहाँ पर भी सभी जो राजपूत समाज है वो अलग अलग क्षेत्र में, अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब है, कई लोग उद्योग में है, कई लोग जॉब सेक्टर में, और सभी इसमें सभी जो हमारे सनातन धर्म के त्योहार रखते हैं, सभी उत्साह में हम लोग बहुत अच्छे से आपका सहभाग भी आप सभी के साथ में सहभाग लेके इस उत्साह को त्योहार की तरह मनाएंगे। आज की इस शुभ अवसर पर इकट्ठा हुई भी महाराणा प्रताप के अनुयायी, विशेषतः उपस्थित अजय जवान, बहादुर सिंह जी, हमारे सांसद अनूप भैया, जयंतराव जी, बादल भैया ठाकुर, भारतीय जनता पक्ष के हिंदुत्व को बिना कोई शर्त के पाठिंबा देने वाले उषाताई विरक, किशोर मांगटे पाटिल, विनोद भैया, हमारी कर्तव्यदक्ष नरेंद्र सिंह। इस महोत्सव की खास बात यह है कि साल 2026 के होनहार छात्रों के लिए सम्मान समारोह था। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर सफलता पाने वाले छात्रों को जाने माने लोगों ने सम्मानित किया। इसके साथ ही समाज के अलग अलग क्षेत्र में शानदार काम करने वाले लोगों को समाज भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने राजपूतपुरा के मंदिर में जाकर महाआरती की और कोलखेड़ में हुए भव्य प्रतिमा पूजन और सामाजिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। शाम को महाराणा प्रताप बाग से एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक राजपूताना वेशभूषा धारण कर सबका ध्यान खींचा। इस बहुत ही अनुशासित और आकर्षक तरीके से निकली शोभा यात्रा का शहर के अलग अलग सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण राजपूत पुरुष तथा महिलाओं द्वारा किए गए अलग अलग साहसी और पारंपरिक मैदानी खेल का प्रदर्शन था। शोभा यात्रा विविध मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप बगीचा पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इसके बाद पूरे समाज बांधवों के लिए स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया। यह पूरा कार्यक्रम सफल बनाने के लिए महाराणा प्रताप सेवा समिति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा समस्त अकोला शहर के राजपूत समाज द्वारा अथक प्रयास किया गया। देखते हैं इस शोभा यात्रा की एक झलक। इस साल पातुर नगर पालिका की सत्ता कौन संभालेगा? इस हाई वोल्टेज नगर पालिका चुनाव में वोटरों के मन में क्या चल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आरआरसी न्यूज ने सीधे लोगों से संवाद साधकर रणधुमाली नाम के खास प्रोग्राम के जरिए लोगों और नेताओं की राय जानी।
इस सीधी और बेबाक चर्चा ने पातुर के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त सरगर्मी पैदा कर दी है और चुनावी बुखार काफी बढ़ गया है। पातुर नगर पालिका की सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा? इस चुनावी जंग में वोटरों का मूड क्या है? क्या स्थानीय समस्याओं का मुद्दा हावी होगा या राजनीतिक समीकरण बदलेगा? इसी उथल पुथल में आरआरसी न्यूज ने सीधे लोगों के दरबार में जाकर उनकी राय ली। नेताओं ने अपने आश्वासन और लोगों ने अपनी बेबाक राय जाहिर की। आइए देखते हैं पातुर से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। हे पाणी प्या लागते आणि शिवसाहेब आहेत नाही त्यांना आम्ही दाखवत आहे, याच बल पाणी दाखवतो, पिऊन पाय पाणी, असं पाणी प्या लागते। ही आहे नगर परिषद पातूरची, यही पाणी 11 दिवसानंतर नळ येतात आणि 11 दिवसांवरही नळ आल्यावर पाणी बघा। पातूरच्या समस्या खूप हालाकीच्या आहेत, पातूरच्या समस्या खूप महत्त्वाच्या आहेत। यावरती प्रत्येक निवडून आलेले किंवा निवडून येणारे नगरसेवक यांनी काम करणं खूप गरजेचं आहे, नाहीतर पातूरकर आता नेहमी जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही। असं होऊ शकते की एखाद्या वेळेस पातूरकर मोर्चा घेऊन सुद्धा येऊ शकतात। अशाच पातूरच्या मूळ समस्यासाठी पाहत राहा आरआरसी न्यूज। पाण्याची एकदम एक मोठी बिकट समस्या आहे की 2-3 दिवसाच्या आड पाणी पुरवठा पातुरात होत होता, तो वाढतच चालला आहे, आज 10 दिवसावर जाऊन पोहोचला आहे। तर त्याला मला वाटते की जी काही व्यवस्था आहे तीच जबाबदार आपण म्हणू शकतो। पातूरमध्ये करोड रुपये खर्च करून नळ योजना झाली, पण जागोजागी ते लीक होत आहे। 8 दिवस झाले की या चौकात पाणी, 10 दिवस झाले की त्या चौकात पाणी। तर ते जे म्हणताय ते त्यांच्या त्या मुद्द्यावर तरी सध्या उतरले नाही। पातुर के राजनीतिक अखाड़े में आरआरसी न्यूज की इस रणधुमाली कार्यक्रम में नेताओं और उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। इस तूफानी और गर्मागर्म बहस में पातुर के जाने माने चेहरों ने बहुत ही आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखा। सभी नेताओं ने पातुर के विकास के लिए दावे और जवाबी दावे किए और इस चुनाव में कौन से फैक्टर अहम होंगे इस पर अपनी बेबाक राय दी। आरोप प्रत्यारोपों के कारण यह बहस बहुत ही तूफानी हो गई। बीजेपीचे उमेदवार स्वतः सांगतायत की आम्ही इलेक्शन मध्ये निवडून आलो, पहिला त्याच मुद्द्यावर काम करू। कोणी हदवाड 2 वर्षात कशी हदवाड होऊन 2 वर्ष हदवाड झाली तर डबल बॉडी डिझेल होणार, बॉडी राहणार आहे का हदवाड झाल्यानंतर? मला असं वाटते की कोणावर आवाज वाढून आपली सत्ता बळकट करणं हे काही बरोबर नाही आहे आणि असं दिसत नाही की माझा आवाज वाढला म्हणजे मी बरोबर बोलत आहे। यांनी यांच्या पत्रामध्ये म्हटलेलं आहे की बा 2 वर्षात आम्ही सीमा वाढ करू। तर जेव्हा सीमा घट होत होती तेव्हा निसर्गाची हवा चांगली चालू होती काय? बरोबर आहे ना? काय म्हणणार दादा? यामध्ये पातूर नगर परिषदचा नजूल सर्वे झालेला नाही आहे आणि पातूर नगर परिषदचा नजूल सर्वे झालेला नसल्यामुळे पातूर लगत जे सर्वे नंबर होते ते सर्वे नंबर ग्रामीण एरियाचे आहेत असे काही लोकांनी ज्यावेळेस ते कोर्टामध्ये सिद्ध केलं आणि नगर परिषद प्रशासनाने त्या डॉक्युमेंट्स तिथं सादर केले नाहीत, त्यामुळे नगर परिषदची हद्द कमी झालेली आहे। त्यावेळेस कोणची हवा चालू नव्हती, परंतु जर का आपलं सत्य सांगायचं असलं तर आपल्याला ते सत्य ऐकून घेण्याची कोणाची म्हणजे तयारी नसते। तुमचं काय मत आहे? एक मिनिट. नाही, उगले साहेबांनी या ठिकाणी जो मुद्दा मांडला तर माझं एकच म्हणणं आहे की बा सत्तेत तुम्ही होते, सत्ता ही तुमच्या हाती होती आणि तुम्ही या ठिकाणी जनतेसमोर सांगून राहिले की त्या कर्मचाऱ्यांना कागदावर लपवले होते, त्यांनी ते सादर केले नाहीत, मग त्या ठिकाणी तुम्ही खुर्च्या तोड़्यासाठी गेले होते का? पातुर के नागरिकों ने नेताओं के भाषणों और लोगों के सवालों के बीच सीधा तालमेल बिठाने के लिए आरआरसी नेटवर्क का खास शुक्रिया अदा किया। स्थानीय नागरिकों ने इस बात पर खुशी जताई कि चुनाव सिर्फ कागजों पर या बंद कमरे में नहीं हुआ बल्कि सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचा। आरआरसी की इस पहल की वजह से पातुर का राजनीतिक माहौल अब काफी गर्म हो गया है और वोटरों का असली झुकाव अब किस ओर होगा, जिसे लेकर सभी में उत्सुकता दिखाई दे रही है। अकोला जिले में फूड एंड ड्रग विभाग की ओर से गुटखा तथा मिलावट युक्त दुग्धजन्य पदार्थों पर नियमित कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मनुष्य बल की कमी तथा प्रयोगशाला की सीमित संस्था के कारण इस अभियान में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। ऐसी जानकारी विभाग के अधिकारी द्वारा दी गई। अकोला शहर में छोटी स्थानीय दूध डेयरियों पर कार्रवाई होने से दूध उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज भी किसान दूध डेयरी पर कार्रवाई की गई, लेकिन बड़ी दूध डेयरी पर कार्रवाई न होने की तस्वीर सामने आ रही है। सर, आज आम्हाला एक तक्रार मिळाली होती शेतकरी दूध डेअरी येथे बोरगाव मंजू येथे। तर आम्ही तिथे आज गेलो होतो। तर तिथून आम्ही डेअरीमधून 2 सॅम्पल्स घेतलेले, एक दुधाचं आणि एक दह्याचं। आम्हाला डेअरीमध्ये गेल्यानंतर परवाना आढळून आला नाही, त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना स्टॉप बिझनेस नोटीस दिलेली आहे आणि परवाना काढेपर्यंत त्यांचं दुकान बंद केलेलं आहे।
अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ स्थानीय दूध डेयरियों में नहीं बल्कि अमर दिनशा, राजहंस जैसी कई ब्रांडेड कंपनियों के दूध के सैंपल भी समय समय पर टेस्टिंग के लिए लिए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। जिले में दूध, खोया या मावा के सैंपल लिए जाते हैं और आगे की टेस्टिंग के लिए सरकारी लैब में भेजे जाते हैं। कानून के मुताबिक दूध के सैंपल की रिपोर्ट 20 दिनों के अंदर आ जानी चाहिए, लेकिन असल में यह बात सामने आई है कि इस रिपोर्ट को आने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र से हजारों सैंपल इन सिर्फ 4 से 5 लैब में आते हैं। इसलिए वहां बढ़ते काम के बोझ के कारण रिपोर्ट आने में बहुत देरी होती है। सर, दुधाचे जे सॅम्पल घेतल्या जातात जनरली दूध डेऱ्या वगैरे आहेत त्याच्यावर जनरली कारवाई केल्या जातात, त्याचे सॅम्पल चेक केल्या जातात. पण जे मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत वेगवेगळ्या, अमोल, अमर, अशांचे सॅम्पल का बरं चेक केल्या जात नाही आहेत? एवढ्यात कोणती कारवाई केलेली आहे का? आपण कसं आहे बघा, आपण रेग्युलर आपण जे काही बाहेरून जसं अमर डेअरी असेल किंवा बाकीचे ब्रँड्स आहेत त्यांचे आपण सॅम्पल घेतो, त्यांच्यावर आपल्या बऱ्याच कारवाया झालेल्या आहेत. आता जी मोहीम सुरू आहे, 3 दिवसाची मोहीम सुरू आहे, त्याच्यामुळे आपण त्यांच्यावर कारवाई करत नाही किंवा याच्यावर कारवाई करत नाही असं थोडं संयुक्तिक होणार नाही. आपण सर्वांवरच कारवाई करत असतो. सर, पण आमच्याकडे जी माहिती आलेली आहे त्याच्यावर हेच होतं आहे की यांच्यावर सध्या कुठलेच सॅम्पल घेतले जात नाही आहेत. जे कारवाया व्हायला पाहिजे त्या लेवलच्या कारवाया होत नाही आहेत. काय म्हणणं आहे सर? एकतर काय आहे की जे बाहेरून येणारे उत्पादक हे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सापडत नाही आहेत. ते एकतर बाहेर जिल्ह्यामध्ये असतात, आपल्याकडे त्यांचा फक्त प्रोडक्ट येतो. म्हणजे दूध असेल, खवा असेल, मावा असेल, जे काही पदार्थ आपल्याकडे येतात आपण ते सॅम्पल्स काढून आपण लॅबला चेक करायला एवढंच पाठवू शकतो आपण त्याच्यावर. सर, एक सॅम्पल पाठवल्यानंतर ते पूर्ण चेक होऊन किती कालावधी लागतो एक जनरली? साधारणतः इथून सॅम्पल्स काढल्यानंतर तर परत येईपर्यंत एक अंदाजित कायद्याप्रमाणे तर त्यांना ते 20 दिवस दिलेले आहेत. पण सर, आमच्याकडे माहिती आहे की काही 5-5, 6-6 महिन्यापर्यंत रिझल्ट येत नाही. काय कारण आहे? असे कधी कधी आढळून आम्हाला पण आलेलं आहे. आम्ही जी प्रयोगशाळा आहे नागपूरची किंवा पुण्याची, त्यांना आपण नेहमीच स्मरणपत्र किंवा रिमाइंडर पाठवत असतो. आता मे बी त्यांच्याकडे काही अडचणी असू शकतात असं वाटतं मला. सर, 20 दिवस कुठं आणि 6 महिने कुठं, म्हणजे खूप डिस्टन्स होतं आहे आणि तोपर्यंत ती व्यक्ती तर सुटूनच जाते, काहीच पुढे होत नाही. का कारण असेल याला? नाही, आता सॅम्पल्स रिपोर्ट उशीर काय येतो त्याबद्दल मी सांगू शकत नाही आहे. राज्य में जारी मतदाता पुनः निरीक्षण SIR अंतर्गत BLO के काम तथा शैक्षणिक कामकाज में सुलभता लाने और छात्रों का हित जतन करने के लिए संबंधित विभाग की एक निश्चित पॉलिसी बनाए, इस आशय का निवेदन शिक्षक भारती संगठन द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया। शिक्षक भारती संगठन के मुताबिक मतदाता सूची पुनः निरीक्षण SIR अंतर्गत BLO का राष्ट्रीय काम करने के लिए उनका विरोध नहीं है, बल्कि सभी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस काम के लिए अशासकीय अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों की BLO के तौर पर नियुक्ति करते समय संबंधित विभाग की ओर से किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं ठहराई गई है, जिसके चलते मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम SIR अंतर्गत BLO के काम व शैक्षणिक कामकाज सुलभता से हो, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी संख्या ध्यान में रखी जाए। 55 वर्ष से ज़्यादा शिक्षक जो गंभीर बीमारी से त्रस्त है, उन्हें इस काम से दूर रखा जाए। संबंधित शिक्षकों को आदेश आस्थापना प्रमुख के जरिए दिया जाए। BLO को उनका कर्तव्य पूरा होने पर प्रमाण पत्र दिया जाए तथा सर्विस बुक में उनका काम दर्ज किया जाए तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने के पहले संबंधित विभाग द्वारा योग्य पॉलिसी निर्माण की जाए। आदि मांगों को लेकर शिक्षक भर्ती संगठन द्वारा जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गत उन्हाळ्यामध्ये आमच्या सर्व शिक्षक बंधूंनी प्रगणक म्हणून कार्य केलेलेच आहे आणि परत येत्या 30 तारखेपासून एक संबंध विदर्भातल्या शाळा सुरू होत आहे आणि ऐन त्याचवेळी BLOची सुद्धा जबाबदारी आमच्या सर्व शिक्षिका बंधूंवर परत देण्यात आली। यामध्ये झालं असं की ज्यांनी उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये पूर्ण उन्हातानामध्ये सक्रियतेने काम केलं, ज्यामध्ये आमच्या 2 शिक्षक बांधवांचा मृत्यूसुद्धा झाला, त्याचीही पर्वा न करता राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून आम्ही हे काम करतो आहे। पण उन्हाळ्यात ज्यांनी प्रगणकाचं काम केलं त्यांनाच परत आता नव्याने प्रशासनाच्या वतीने आदेश प्राप्त झालेले आहे। एकीकडे एकाच शिक्षकांना 2-2 वेळा आदेश प्राप्त झाले, तर काही ठिकाणी अजिबातच आदेश प्राप्त झालेले नाही। काही शाळांमध्ये जो स्टाफ आहे तो संपूर्ण 100% यामध्ये आलेला आहे, त्यांना आदेश प्राप्त झाले।
तर काही शाळांमध्ये अजिबातच आदेश झालेले नाही. तर यामध्ये आज या ठिकाणी आम्ही शिक्षक भारतीच्या वतीने इतरही काही आमच्या संघटना आहे त्यांच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना आम्ही एक निवेदन दिलेलं आणि त्यांच्याकडे असलेलं खऱ्या अर्थाने जे मूळ काम आहे शिक्षणाचं जे विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करणे ते अतिशय चांगल्या प्रकारे होईल. नाही तर परत आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये काही शिक्षकांचा अशाच या अति ताणामुळे जर ते टोकाचं पाऊल घेतले आणि त्यांनी जर चुकीचं जर काही करून घेतलं तर ती बातमी आपल्यासाठी वेगळी ठरू नये. म्हणून असं काही होऊ नये याकरिता आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना याबाबत BLOचं काम असो, प्रगणकाचं असो, जनगणनेचं असो, या काम करण्याबद्दल आमचं शिक्षक मागे सरणार नाही. पण त्यामध्ये एक प्रकारे सुसूत्रता आणली आणि शाळांच्या एकंदरीत संख्येनुसार पर्सेंटेजनुसार जर हे आदेश निर्गमित झाले तर मला वाटते हा प्रश्न आमच्या शिक्षकांमध्ये येणार नहीं. रिसोड तहसील के वांगीखुर्द गांव में सिलेंडर का विस्फोट होने की जानकारी सामने आई है. इस घटना में 3 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें 5 मामूली रूप से घायल जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. अचानक हुई इस घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई है. वाशिम के रिसोड तालुका के वांगीखुर्द में एक घर में गैस सिलेंडर फटने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस घटना में 3 घर जल गए और 5 लोग घायल हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक घायलों में से 2 गंभीर रूप से घायल है. इस आग में 3 लाख रुपए नगद जलकर खाक हो गए, जबकि एक भैंस भी काफी झुलस गई है. पता चला है कि सभी घायल एक ही परिवार के हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक तीनों घरों का काफी नुकसान हुआ है. अचानक हुए इस गैस सिलेंडर धमाके से इलाके में डर का माहौल बन गया है. इस हादसे के बाद यह पूछा जा रहा है कि क्या इन आग पीड़ितों को गैस लीकेज से होने वाले हादसों के लिए इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. केवल दिखावटी कार्रवाई को लेकर हरीश अश्विन कॉलोनी के नागरिक संतप्त. अतिक्रमण हटाओ विभाग के अधिकारियों की सेटिंग को लेकर विविध चर्चा शुरू. शिवसेना सांसद की गद्दारी को लेकर वाशिम में शिवसैनिक आक्रामक. सांसद के पोस्टर पर शिवसैनिकों ने मारे जूते. अमरावती विधान परिषद चुनाव में 95% से ज्यादा वोटिंग. कांग्रेस की उलझन से भाजपा उम्मीदवार को जीत का विश्वास. शहर के कुम्हारी परिसर के तालाब में मिला युवा इंजीनियर का शव. हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच. बड़े व्यापारी रातों रात गुटखे का माल कर रहे गायब, जबकि अधिकारियों के मुताबिक शहर में कार्रवाई जारी. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.